कई बार राज्यों का बनना सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं होता। ये कहानियां होती हैं पहचान की, संसाधनों पर हक की और मान्यता के लिए लड़ी गई एक लंबी लड़ाई की। आज हम बात करेंगे झारखंड की, एक ऐसे संघर्ष की जो एक सदी तक चला। चलिए कहानी की शुरुआत एक विरोधाभास से करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40%। भारत के लगभग 40% खनिज संसाधन मतलब लोहा, कोयला, तांबा, यूरेनियम सब कुछ झारखंड की जमीन में है ना कमाल की बात। इस हिसाब से तो इसे देश का पावर हाउस होना चाहिए था। लेकिन असलियत कुछ और है, और यहीं से उठता है वो बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। इतनी दौलत के बावजूद यहाँ के लोग, यहाँ के मूल निवासी सबसे ज्यादा हाशिए पर क्यों रहे? विकास का फायदा उन्हें क्यों नहीं मिला? इसी सवाल का जवाब आप कह सकते हैं झारखंड आंदोलन की आत्मा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा यहाँ के लोगों को, उनके इतिहास को और जमीन के साथ उनके गहरे रिश्ते को, क्योंकि ये कहानी बस जमीन की नहीं, जमीन और उसके लोगों की है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ये 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, झारखंड, जिसका मतलब ही है जंगलों की भूमि। दूसरा, आदिवासी, यानी वो लोग जो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स या मूल निवासी हैं सदियों से। और तीसरा, दिकू, ये शब्द इस्तेमाल होता था बाहरी लोगों के लिए, मतलब वो जमींदार, साहूकार या अंग्रेजी हुकूमत के लोग जिनके आने के बाद ही असल संघर्ष की नींव पड़ी। और ये संघर्ष ये कोई नया नहीं था। ऐसा नहीं है कि ये 20वीं सदी में अचानक शुरू हो गया। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सदियों पुरानी। ये एक विरासत है प्रतिरोध की, जो शायद अंग्रेजों के आने से भी पहले से चली आ रही थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जो बार बार सुलगती रहीं। 18वीं सदी में पहाड़िया विद्रोह, फिर कोल विद्रोह, संथालों का महाविद्रोह, और फिर 19वीं सदी के आखिर में बिरसा मुंडा का उलगुलान यानी महान विद्रोह। ये सब क्या थे? ये सब बाहरी कंट्रोल, जमीन पर कब्जे और शोषण के खिलाफ आवाजें थीं। यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर झारखंड आंदोलन खड़ा हुआ। और एक बात साफ समझनी होगी, ये जो विद्रोह थे, ये सिर्फ किसी छोटी मोटी शिकायत को लेकर नहीं थे। नहीं, ये अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने भविष्य पर हक की लड़ाई थी। ये एक वैचारिक दावा था, आत्मनिर्णय का। आप कह सकते हैं ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। फिर आई 20वीं सदी, और अब संघर्ष का तरीका बदलने वाला था। हथियारबंद विद्रोह की जगह अब ले रही थी संगठित राजनीति। अब लड़ाई बंदूकों से नहीं, बल्कि वोटों से और विधानसभा के अंदर बहस से लड़ी जानी थी। तो ये जो बदलाव था, ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक पूरी यात्रा थी। जैसा हम देख सकते हैं, ये आंदोलन कई फेजेस से गुजरा। शुरू के विद्रोहों से लेकर आधुनिक राजनीतिक पार्टियों के बनने तक एक व्यवस्थित विकास हुआ था। और इस नई राजनीतिक लड़ाई का चेहरा बने एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति, जयपाल सिंह मुंडा। जरा सोचिए, एक आदिवासी युवक जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, 1928 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, और फिर ये सब छोड़कर वापस आता है अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ने। उन्होंने ही 1938 में आदिवासी महासभा बनाई, जो बाद में 1949 में झारखंड पार्टी बनी। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आवाज थे, एक प्रतीक थे, जिन्होंने बिखरी हुई ताकतों को एकजुट किया और एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स बना दी जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। और इसका असर वो फौरन दिखा। देश के पहले ही आम चुनाव में 1952 में झारखंड पार्टी ने 32 सीटें जीत ली, और सिर्फ जीती नहीं, वो बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। सोचिए, पहली बार में ही इतनी बड़ी कामयाबी। इसने अलग राज्य की मांग को एक जबरदस्त और एकजुट आवाज दे दी थी। लेकिन ये जो शुरुआती जीत की लहर थी, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा, तो उन्होंने झारखंड की मांग को खारिज कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। इसके साथ ही आंदोलन की जो रफ्तार थी, वो कुछ वक्त के लिए थम सी गई। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये संघर्ष की कहानी है, और संघर्ष की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती। 1970 के दशक में ये लौ फिर से जली,
एक नई पीढ़ी सामने आई, नए नेताओं के साथ, नए संगठनों के साथ और एक कहीं ज्यादा आक्रामक रवैये के साथ। और इस नई पीढ़ी ने आंदोलन का पूरा गेम ही बदल दिया। देखिए, जो 50 के दशक की झारखंड पार्टी थी, उसे पढ़े लिखे एलीट लोग चला रहे थे। उनका फोकस संसदीय राजनीति पर था। लेकिन 70 के दशक में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम आई, तो उसके नेता शिबू सोरेन जैसे जमीनी ग्रासरूट लीडर थे। जेएमएम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो सीधी कार्रवाई भी कर रही थी, सामाजिक सुधार भी कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को नहीं बल्कि गैर आदिवासी मजदूरों और किसानों को भी जोड़ा। यहीं से एक ज्यादा बड़ी झारखंडी पहचान ने जन्म लिया। तो इस नए दौर में एक के बाद एक कई दमदार संगठन खड़े हुए। 1972-73 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम बनी। फिर 1986 में आई ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी एजीएसयू, जिसने युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। और फिर 1987 में बनी झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसने करीब 48 अलग अलग छोटे बड़े संगठनों को एक मंच पर ला दिया। इन सब ने मिलकर प्रदर्शनों, बंद, आर्थिक नाकेबंदी के जरिए ऐसा दबाव बनाया कि अलग राज्य की मांग एक बार फिर नेशनल एजेंडा पर आ गई। और फिर इतने दशकों के संघर्ष, विरोध, बातचीत, हर चीज के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका एक सदी से इंतजार था। ये लड़ाई अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। तारीख थी 25 अगस्त साल 2001, एक ऐतिहासिक दिन। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति ने बिहार पुनर्गठन एक्ट पर दस्तखत किए और इसके साथ ही झारखंड के एक अलग राज्य बनने का रास्ता कानूनी तौर पर साफ हो गया। और ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, इसका एक ठोस राजनीतिक नतीजा निकला। देखिए, अविभाजित बिहार की 324 विधानसभा सीटों में से 81 झारखंड को मिली। लोकसभा की 54 में से 14 और राज्यसभा की 22 में से 6 सीटें झारखंड के हिस्से में आईं। मतलब इन नंबरों ने नए राज्य के राजनीतिक वजूद पर पक्की मोहर लगा दी। और आखिरकार वो दिन आया, 15 नवंबर 2000। इस दिन झारखंड आधिकारिक तौर पर भारत का 28वां राज्य बना। और इस तारीख का चुनाव भी देखिए कितना खास था। ये दिन था महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा का जन्मदिन। तो एक तरह से ये कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, प्रतिरोध की उन्हीं ऐतिहासिक जड़ों पर। तो राज्य बन गया, एक बहुत बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। लेकिन क्या लड़ाई यहीं खत्म हो गई? क्या ये कहानी का अंत था, या फिर ये किसी नए और शायद ज्यादा मुश्किल सफर की शुरुआत थी? देखिए, बात यह है कि राज्य बनाने का जो राजनीतिक लक्ष्य था वो तो हासिल हो गया, लेकिन वो असल मुद्दे जिन वजहों से ये पूरा आंदोलन एक सदी तक चला, जैसे गरीबी, जमीन से बेदखली, विकास की कमी, ये सब आज भी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। राज्य का दर्जा मिलना इन समस्याओं का ऑटोमेटिक समाधान नहीं था। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। राज्य का दर्जा हासिल करना एक लक्ष्य था, लेकिन क्या वो हर समस्या का समाधान था? एक राजनीतिक जीत हासिल करने में और जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में क्या फर्क है? झारखंड की कहानी हमें इसी पर सोचने के लिए मजबूर करती है।